नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। ब्रह्मांड का पहला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। आज है ब्रह्मांड से ही दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आकाश गंगाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आकाश गंगाओं से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं गैलेक्सी क्या है। आकाश गंगा गैलेक्सी तारों का एक विशाल पुंज है। मतलब आकाश गंगा क्या है तो तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरब तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगाओं में धूल, डस्ट, गैस भी पाई जाती हैं। आकाश गंगा में 98% भाग तारे का तथा 2% भाग गैसी हैड्रान और धूलों का है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेघला मिल्की वे नामक आकाश गंगा का एक भाग है। भारत जो ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है, तो दुग्ध मेघला का भाग है। बृहद मैगेलेनिक मेघू, लघु मैगेलेनिक मेघू, अर्सा माइनर सिस्टम और स्कल पचर सिस्टम और ड्रैको सिस्टम अन्य आकाश गंगाएं हैं। इसके अलावा देखते हैं आकाश गंगाओं को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है, प्रश्न बहुत बार बना है कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा को कहा जाता है। आकाश गंगाओं में केंद्रीय वलज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं और यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। ये आपको दिख रहा है, देखो, मिल्की वे आकाश गंगा, एंड्रोमेडा आकाश गंगाएं, घूर्णनशील भुजाएं इनका। आकृति के आधार पर आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती हैं। अंडाकार या दीर्घवृत्ती। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाश गंगाएं दीर्घवृत्ती हैं। इनका अंतराक्रीय माध्यम घना होता है, कम घना होता है। ऐसी आकाश गंगाओं में अधिकांश पुराने तारे होते हैं और नवीन तारों का निर्माण नहीं होता। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज हमारी आकाश गंगाओं में सबसे निकटतम स्थित आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा में सबसे निकटतम स्थित आकाश गंगा नाम बताइए, तो एंड्रोमेडा। यह निहारिका के समान तारामंडल है जो पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी अवस्थित है। इसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। किसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं, तो एंड्रोमेडा को। सर्पिलाकार देखो दूसरा, पहला अंडाकार और दीर्घवृत्तीय था। ठीक है, आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार। तो पहला एंड्रोमेडा जिसे देवयानी तारामंडल कहा जाता है। सर्पिलाकार आकाश गंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। ये तरसरी के आकार के आकाश गंगाएं होती हैं। समस्त आकाश गंगाओं में 1/4 आकाश गंगाएं इसी प्रकार की होती हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाश गंगाओं के उदाहरण हैं। इसके अनियमित देखो, तीसरी प्रकार की जो आकाश गंगा है वो अनियमित है, अनियमित आकार की है। अनियमित आकाश गंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं। ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का 10वां भाग इसी में पाया जाता है, इसी प्रकार का है। हमारी आकाश गंगा को क्या कहा गया, दुग्ध मेघला मिल्की वे कहा गया है। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप में आकाश गंगाओं के आकार के विषय में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत की कि आकाश गंगाओं का आकार दंड और सर्जित सर्पिलाकार है। इस प्रकार के आकाश गंगाओं में नए और पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगाओं में सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह है। प्रश्न आ सकता है कि हमारी आकाश गंगाओं के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह का नाम बताइए, तो ओरियन नेबुला। हमारी आकाश गंगाओं के व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाश गंगाओं का एक तारा है। सूर्य क्या है, हमारी आकाश गंगाओं का एक तारा है। यह आकाश गंगाओं की परिक्रमा 200 मिलियन या 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय में कर रहा है। इसके अलावा ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगाओं के सबसे, ये तो बता दिया आपको। प्लेमस सौरमंडल की बाहर एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेमस क्या है भाई, सौरमंडल से बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी है तथा यह सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला तथा रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारे का नाम बताइए, तो प्लेमस। इसके अलावा जुड़वा पिंडों का समूह भी है प्लेनस। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से ये इससे दूरी पर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा, यह सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। सूर्य का निकटतम तारे का नाम बताइए, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो 4.2
प्रकाश वर्ष। गैलीलियो ने 1409 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया। दूरबीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग गैलीलियो ने किया। करते हुए रात्र में अंतरिक्ष का अध्ययन भी किया इन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद सरस्वती आकाश गंगाओं का सुपर क्लस्टर। जुलाई 2017 में अमेरिकी एंटोनॉमिकल सोसाइटी की प्रीमियर रिसर्च मैगजीन द एंटोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय खगोलविदों के एक दल ने अब तक ज्ञात रहे आकाश गंगाओं से एक अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की। पीजीज नक्षत्र की दिशा में अवस्थित आकाश गंगाओं की इस बृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया 2017 में। सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सर्वाधिक बृहद संरचनाओं में से एक है। यह पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और 10 अरब वर्षों से भी अधिक आयु वाली इस आकाश गंगा समूह का द्रव्यमान 20 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के समक्ष है। ठीक है, उसके बाद तारों का जीवन चक्र देख लेते हैं। प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आकाश गंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रवाहित होते हैं। इसके फलस्वरूप आकाश गंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ होते हैं जिन्हें स्लेटर नेबुला कहते हैं। तारों का औसत तात्विक घनत्व तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का लगभग 70% है, हीलियम का 28% है, कार्बन और नाइट्रोजन और नियोन का 1.5, लौह वर्ग के तत्वों का 0.5% है। तारों का ये चक्र क्या बात जाता है। इसके बाद जब स्टेलर नेबुला अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है जिसे आदि तारा कहते हैं। जब स्टेलर नेबुला अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है जिसे क्या कहते हैं? आदि तारा कहते हैं। आदि तारों का केंद्र अत्यधिक घनन होता है इसलिए इसे भ्रूण तारा भी कहा जाता है। स्टेलर नेबुला को आदि तारा, भ्रूण तारा भी कहा जाता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है अथवा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अंदर का ताप और दाब अत्यंत बढ़ जाता है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो इसे लाल दानव तारा या रक्त दानव तारा भी कहा जाता है। 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो ये आकाश गंगाओं से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने थे। तो कल हम फिर दोबारा इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय दीजिए, नमस्कार।